गुड इवनिंग क्लास, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज की इस क्लास में। आज की ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की ये क्लास आपको बोर्ड एग्जाम में 25 नंबर दिलाने वाली है, जो कि आप 28 फरवरी 2026 में जो आप केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, तो आपके लिए जो पिछले 5 सालों के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं, जो कि हर साल पूछे जाते हैं, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर आज मैंने क्वेश्चन सेट किया हुआ है। और याद रखेंगे ये क्वेश्चन उन सभी के लिए है जो कि भाई इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हर एक बच्चा पूरे डेडिकेशन के साथ आज की क्लास को शुरू से लास्ट तक देखेगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि 25 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और हर एक क्वेश्चन को, सबसे खास बात यह है भाई क्लास में हर एक क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप उस बिहाफ पे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप सॉल्व कर ले जाओ। क्वेश्चन चाहे 1 नंबर में आए, एमसीक्यू में आए, 2 नंबर में आए, कहीं पर भी आएगा, आप उसको सॉल्व करके ले जा सकते हो अगर आपने चीजें क्लियर की हुई हैं तो। आइए यहां पर देखते हैं कि भाई सर क्या है। सर यहां पर आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी समझेंगे आप। क्वेश्चन है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस टू MnO2। कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा MnO4 माइनस को MnO2 में रिड्यूस करने के लिए? तो सर इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? सबसे पहला तो हमें क्लियर होना चाहिए कि सर 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने के होता है? 1 फैरेड के। 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फैरेड के बराबर होता है। दूसरी बात, यहां फैरेड में दिया ठीक है, बट अगर मान लो फैरेड की जगह कुलाम में दे देता तो क्या हो जाता? तो उसके लिए मुझे क्लियर होना चाहिए कि 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना होता है? 96,487 कुलाम होता है। कितना होता है? 96,487 कुलाम होता है। और इसको हम अप्रॉक्स में कितना लिखते हैं? 96,500 कुलाम। तो भाई क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो इस पे भी डिपेंड करेंगे, बट पहला सर 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैरेड के होता है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, यहां क्या बोल रहा है? सर यहां बोल रहा है कि MnO4 माइनस को MnO2 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है, यहां पे आपने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, +7 होता है। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितना आएगा? +4 आएगा। +7 और +4 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। यानी हम क्या करें, अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैरेड के, तो 3 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने फैरेड के हो जाएगा बेटा? सर 3 फैरेड। यानी कौन सा वाला ऑप्शन यहां पर सही है? कौन सा वाला ऑप्शन? बी इज द राइट आंसर, 3 फैरेड। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहां पे +7 कैसे आ गया, यहां पे +4 कैसे आ गया? तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो Mn जिसका निकालना है उसको x मानते हैं, 4 टाइम्स ऑफ -2 हो जाएगा, ऑक्सीजन है तो, और पहले से इधर -1 का चार्ज दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 8, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू आपका आ गया +7, जो यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। मैंने बोला ऐसे चीजें लेके चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, पैटर्न सब क्लियर करा रहा हूं आज के सेशन में, ठीक है? अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सर 4 कैसे आ गया? बहुत सिंपल है सर, x + 2 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर 1 चार्ज था इसलिए -1 हो गया था। यहां से आप लेके चलोगे तो x - 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +4, जो कि यहां पे मेंशन किया गया। तो कैसे आंसर आया? क्लियर है? पहले का 3 फैरेड इज द राइट आंसर, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेते हुए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बेटा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें स्टेटमेंट पूछा जाए वो वही बच्चे बता सकते हैं जिनका हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, या जिस टॉपिक से वो
स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो टॉपिक क्लियर होगा। तो जब आपकी वो टॉपिक्स क्लियर होंगे, वो स्टेटमेंट क्लियर होंगे, तो आप 110% अपने आंसर को सही दोगे। जैसा कि यहां पर देखा जाए क्या क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। पहला कह रहा है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही जवाब है भाई। ये जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, जीरो ऑर्डर का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जीरो ऑर्डर में जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन से। दूसरा दिया हुआ है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सर क्या ये सही है या गलत है, ये तो वही बच्चा बता पाएगा ना जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है भाई, यहां पर देखिए। अब आप जानते हो, वी नो दैट टी हाफ इज इक्वल टू होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2K। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ये वाला जो है ये बेटा किसके लिए है सर, ये जीरो ऑर्डर के लिए है। किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ का कॉन्सेप्ट। तो यहां से टी हाफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, 1/K। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में देख रहे हो कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, बिल्कुल सही जवाब है सर, ये तो होता ही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यानी पहले इस क्वेश्चन में कौन सा वाला गलत है सर, सी इज द रॉन्ग आंसर। यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बी जीरो, ये हो ही नहीं सकता। किसी भी केमिकल रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, पूरे क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चीजें लेके चलना है, ताकि अगर थ्योरी में भी क्वेश्चन आए तो वो चीज आपको याद हो। थ्योरी में भी क्वेश्चन आए तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो भाई इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये क्लास आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतना आपके फ्रेंडों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को अपने हर एक दोस्त तक शेयर करना है। और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है, लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आप जान रहे हो भाई, डेली बेसिस पे 8 बजे ये क्लास आपको अपडेट हो रही है, तो रेगुलर आपके एग्जाम तक आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो हर एक बच्चा एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसको कम से कम अपने 2-2 दोस्तों तक शेयर करेगा, जो पढ़ने वाले हैं, जिनको जेन्युइन है भाई ये चीजें उनको जानना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विथ ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं सर, वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, इज मेजर ऑफ द, किस चीज को मेजर करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। किस चीज को मेजर करता है ये आपको बताना है। और ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं भाई, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तैयार होना चाहिए। तो मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को ये क्वेश्चन याद है। तो आपको कमेंट करना है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ कहां पर, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी वन स्टेप रिएक्शन में। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, रिएक्ट होते हैं, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोइकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्युलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कमेंट करना है आपको भाई, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द एलिमेंट हैविंग AR मतलब आर्गन 3D10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक, जिनको याद है वो तुरंत मार देंगे। दूसरा, ये जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको आप क्या करना है, देखिए यहां क्या दिया हुआ है सर, आर्गन 3D10 4s1। सर आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, D10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और S मतलब 1। सॉल्व किया, कितना आया सर, 29। यानी एटॉमिक नंबर जो होगा, जिस भी एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 29।
तो भाई पीरियोडिक टेबल में 29 एटॉमिक नंबर जिसका होता है वही इसका सही ऑप्शन होगा। तो सर विच वन द करेक्ट ऑप्शन, तो कॉपर, कॉपर का होता है भाई सर 29। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो गया, कॉपर। क्लियर है। देखिए बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट ये एक इजीएस्ट वे है आपको पता करने का, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्लियर होंगे। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्लियर है, आप बता दोगे भाई कि सर जिंक का कितना होता है 30 होता है, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, एमएन का कितना होता है 25 होता है, पता रहता तो आप टिक कर लेते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 NO2, NO2 यहां पे थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में, ये आपका 2+ चार्ज है। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो दो कॉम्प्लेक्स आयन दिए हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहलाएंगे, या जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे। आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे मैं एक क्लास आपको लेके आने वाला हूं जिसमें पूरे आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बट यहां पर जो मुझे जवाब देना है, तो सर ये कौन सा है, तो आप एग्जाम्पल को देखते ही, जो बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा उसको एग्जाम्पल देखते ही क्लियर हो रहा होगा कि सर यहां पे NO2 है, और ये NO2 क्या है सर, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। सर एम्बीडेंटेड लिगेंड है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड जब प्रेजेंट होता है तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एम्बीडेंटेड जब प्रेजेंट होता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। सर ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए आपको इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, तो सर which have two donor site but at once only one can form coordinate bond with CMA सेंट्रल मेटल एटम। केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो पहले वाले में कौन बना रहा है, नाइट्रोजन, दूसरे वाले में कौन बना रहा है, ऑक्सीजन। बाकी इसका कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको मैं क्लियर करा दूंगा। बाकी चीजों को इजी वे में लेके चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायामैग्नेटिक स्पीसीज इज। 4 कंपाउंड दे रखे। देखिए ये आपका एमसीक्यू ही नहीं है, ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। किसी एक को दे दिया ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, क्यों कब कैसे वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो द डायामैग्नेटिक स्पीसीज, तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि सर डायामैग्नेटिक किसको कहते हैं। तो डायामैग्नेटिक क्या होता है, तो विच हैव ऑल paired electron in d orbitals। ठीक है, d orbitals। d orbitals में जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो हमारा डायामैग्नेटिक होगा। एक एक को यहां पे समझना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए वो समझेंगे। देखिए कुछ चीजें यहां पे याद रखनी है। सर ये जो साइनाइड है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, ये कैसा लिगेंड है सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहां पे जो क्लोरीन है ये क्या है सर, ये आपका वीक लिगेंड है। साइनाइड है तो फिर स्ट्रॉन्ग, और ये जो फ्लोरीन है सर ये आपका क्या है सर, ये भी वीक लिगेंड है। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पहले क्लियर होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कौन वीक लिगेंड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड की अपनी प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है, लेकिन वीक लिगेंड ऐसा कुछ करता नहीं है। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पर आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो आपको एक एक को सॉल्व करना। तो पहले आ जाओ निकिल वाले में। तो निकिल का
एटॉमिक नंबर होता है 28 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 28 के अकॉर्डिंग आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा क्या आएगा, आर्गन 3d8 4s2 4p खाली 4d खाली, इस तरीके से रहेगा। इस कंपाउंड में जो निकिल है हमारा वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। किसमें है, 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो आप निकाल सकते हो। साइनाइड पे 1 माइनस चार्ज होता है तो 4 माइनस जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो 4+ का हो जाएगा, इधर पहले से 2 माइनस दिया हुआ है तो 2+ आएगा। 2+ का मतलब सर आर्गन 3d8 4s खाली 4p खाली 4d खाली। यहां पर d में कैसे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, सर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे हुए हैं। ये निकिल बनाने क्या जा रहा है, सर निकिल बनाने जा रहा है NiCN4 2-, साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देगा, यानी आपका ये जो d ऑर्बिटल्स है अब कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली, बाकी s आगे खाली है, उसके आगे p खाली है, उसके आगे d खाली है। यहां पर कितने लिगेंड आ रहे हैं सर, 1 2 3 और 4, यानी NiCN4 2- का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा DsP2, और सारे के सारे पेयर्ड है, यानी हमको और 3 ऑप्शन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको पहले ही क्लियर हो गया कि दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि सब पेयर्ड है तो सब पेयर्ड होते हैं तो उसे हम डायमैग्नेटिक कहते हैं, तो 3 पे नहीं जाना पड़ा। लेकिन आपके लिए एक काम है, क्या काम है, मैंने बोला ना हम तैयारी कर रहे हैं 25 नंबर के लिए, तो वो तैयारी कैसे होगी, देखिए यहां पे मैंने जैसे हाइब्रिडाइजेशन बताया कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2 है। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा तो इसका आपको शेप क्लियर हो जाएगा कि शेप कैसा होगा सर, स्क्वायर प्लेनर होगा। कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो आप सबको हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन, इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको कमेंट करके बताना है। तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक है, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो आपका होमवर्क है, वो आपको कमेंट करके बताना है इन तीनों का, और हर एक बच्चा कमेंट करेगा भाई, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा। और अगर इस क्लास के इस PDF का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक है, जहां पर आपको इस क्लास का PDF अपडेट हो जाएगा, तो आप वहां से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो बच्चा ग्रुप में जुड़ना चाहता है वो ग्रुप में वहां पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, ताकि आपको डेली बेसिस का PDF भी वहां पे आपको मिलता रहे। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड। इस कंपाउंड का कौन सा करेक्ट IUPAC होगा, बहुत सिंपल है सर, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, तो 1-chloro-4-methyl, 1-chloro-4-methyl बेंजीन। कौन सा वाला ऑप्शन दिया है, 1-chloro-4-methyl बेंजीन। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, कुछ सोचना ही नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है सर, IUPAC आया, हमने फटाक से इसको कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, what will be formed after oxidation reaction of secondary alcohol with chromic anhydride, यानी CrO3 के साथ सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है। तो इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अल्कोहल वाले चैप्टर से। क्या, यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए जो आपका प्राइमरी अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, तो हमको क्या मिलता है सर, कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन। तो यहां सेकेंडरी अल्कोहल बोला हुआ है तो बिना सोचे यहां पर आपका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर, कीटोन। लेकिन ये तभी आप लगा पाते जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और अगर हम फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें, फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें तो हमको क्या मिलेगा सर, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा सर, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके जब क्लियर होंगे तो आप आंसर को सही जवाब दोगे। क्लियर है,
सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। लाइक जिसने नहीं किया हुआ है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे 8 बजे आपको क्लास मिलने वाली है, तो हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे अपने हर एक दोस्तों तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाते समय जो कन्वर्जन होता है वो कौन सा होता है? रिमर-टिमन, फिडेलक्राफ्ट, कोल्बे या कपलिंग? नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, तो ये आपको जवाब देना है। मैं यहां इसका रिएक्शन लिख दे रहा हूं। रिएक्शन क्या होगा? ऐसे रिएक्शन लिख दे रहा हूं। जवाब आपको देना है कि फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक एसिड जो बना रहे हैं वो कैसे बनेगा। तो रिएक्शन इसका ये होता है, रिएक्शन इसका होता है ये। अब ये कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है? रिमर-टिमन, फिडेलक्राफ्ट, कोल्बे या कपलिंग? ये आपको जवाब देना है। आंसर कौन सा होगा ये आपका होमवर्क है। ये आपको अभी तुरंत कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कौन सा सही जवाब होगा। कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको कि कौन सा सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है, यानी जब हम टेम्परेचर या पीएच में चेंज करते हैं तो प्रोटीन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो डिक्रीज, मतलब वो ब्रेक डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की नेचुरलिटी है वो खराब हो जाती है, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है? कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट, कटिंग ऑफ मिल्क, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड या बोथ ए एंड बी। तो एनसीईआरटी में आप उठाकर देखोगे तो आपको दिया हुआ है ये दोनों एग्जाम्पल कि कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट और कटिंग ऑफ मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो याद रखना है, चीजें जब पढ़े रहेंगे तो हमको 110% हमको नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो यहां पे बी वाला, डी वाला ऑप्शन सही है, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाई। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में किस तरीके से जुड़े होते हैं? तो सर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा भाई, कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, जब याद रहेंगी खोपड़ी में तब हम उसका जवाब बोर्ड एग्जाम में दे पाएंगे। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए क्या कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस में देखने को मिलता है? सर कार्बोहाइड्रेट्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपके डाइसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, वहां पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलता है। पेप्टाइड लिंकेज कहां देखने को मिलता है? सर एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़कर आपका क्या बना रहे होते हैं? सर प्रोटीन बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलता है। तो ये जब हमें याद होगा तो क्वेश्चन न्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन, अमीनो अम्ल किससे जुड़े हुए हैं, तो वो हम एकदम क्रिस्टल और क्लियर करते हुए चलेंगे चीजों। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है भाई, एक बार सेशन को लाइक और शेयर करते हुए, स्कर्वी एसिड, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी किससे होता है भाई? तो सर स्कर्विक एसिड से होता है भाई, ये तो सोचना ही नहीं है। और खासकर उन बच्चों को जो बायो से, क्योंकि 11th में उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है, वहां से ये क्वेश्चन है। तो किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्विक एसिड यानी विटामिन सी। नेक्स्ट है, अ कंडक्टिविटी सेल, अ कंडक्टिविटी सेल कंटेन इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ। जो कंडक्टिविटी सेल है वो किस इलेक्ट्रोड का बना होता है? तो याद रखेंगे यहां पर किस इलेक्ट्रोड का बना होता है बेटा? तो प्लेटिनम का बना होता है। किसका बना होता है? प्लेटिनम का। इलेक्ट्रो द कंडक्टिविटी सेल होने यानी इलेक्ट्रोलिटिक की बात हो रही है, तो उसमें किसका बना होता है? स्पेशली प्लेटिनम का बना होता है। किसका बना होता है? प्लेटिनम का बना होता है। जिंक और कॉपर में नहीं जाएंगे, वो डेनियल सेल के लिए। जिंक और कॉपर किसके लिए है? डेनियल सेल के लिए। तो इस चीज का फोकस रखेंगे स्पेशली। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ KH। सर KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और मीथेन आर कितना है? 40.30, 1.68, 1.84 इंटू 10⁻⁻⁵,
0.416 किलो बार रिस्पेक्टिवली, यानी इज्जत के साथ, भाई इज्जत के साथ सबकी वैल्यू दे रखी हुई है। व्हेन दीज गैसेज आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी देन द करेक्ट ऑर्डर इज। अब ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फिट होना चाहिए क्या, कि सर जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, KH के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH के, यानी अगर KH ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, और KH कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो आप जैसा देख रहे हो कि सबसे ज्यादा दिया हुआ है 40.32 किसका, आर्गन का। आर्गन का सबसे ज्यादा है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, और आर्गन कम किस में है, इन दो ऑप्शन में, यानी ये और ये तो खत्म, ये और ये तो खत्म हो गए। आर्गन सबसे कम इसमें है, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, फिर आर्गन के बाद यहां मीथेन है, इसमें CO2 है। मीथेन सबसे लास्ट वाला है, और सबसे लास्ट वाले का 0.416 दिया हुआ है, ठीक है। नहीं देखिए, इससे बड़ा 1.68 है, तो दूसरे नंबर पे 1.68 यानी CO2 आएगा, CO2 आएगा, तो दूसरे नंबर वाला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो यहीं से हमको क्लियर हो गया कि विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर, द करेक्ट ऑर्डर इज थर्ड वन। बट इसके लिए आपको बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आपको बस चीजें क्लियर रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जो कि मैं आपको हर रोज की क्लास में आपको मैं अप टू डेट करता रहूंगा आपके एक छोटे छोटे पॉइंट से। क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कैसे सॉल्व करना है वो भी समझाऊंगा, बाकी आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कराया जाएगा इस क्लास में। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कब तक भाई, एग्जाम तक करिए, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम तक यानी 28 फरवरी तक ये चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। और हर बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर करता हुआ चलेगा, हर एक बच्चा वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए। यहां पे आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, द वन विच विल रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट, द वन विच विल रिएक्ट विद द लुकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। ये भी याद रखने वाली बात है, ये भी याद रखने वाली बात है कि इन चार में से कौन रूम टेम्परेचर पर लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिए आपका होमवर्क क्या है, देखिए आपका होमवर्क मतलब आपको जो कमेंट करना है वो क्या करना है कि लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। जो आपका लुकास रिएजेंट है, ठीक है, लुकास रिएजेंट किसको कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो याद रखिएगा सर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर टर्शरी एल्कोहल react with लुकास रिएजेंट, ठीक है। लुकास रिएजेंट के साथ कौन, तो टर्शरी एल्कोहल, और टर्शरी एल्कोहल कौन सा है, ये वाला। इसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो तो ऐसे बनेगा, देखिए CH3OH, दिस वन इज अ टर्शरी एल्कोहल। तो ये लुकास रिएजेंट प्रेजेंट करेगा। जैसे ये टर्शरी एल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है, ये आपका बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये आपका क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल है। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज अ बेंजाइलिक एल्कोहल। आपको क्या कमेंट करना है, ये किस टाइप का एल्कोहल है ये भी कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में चीजें रहेंगी तब भाई, जो कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, खाली मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जब तक नहीं पढ़ना चाहोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये वाला जो एल्कोहल दिया हुआ है,
ये किस टाइप का अल्कोहल है? जैसे इन तीनों के नाम है प्राइमरी, ये बेंजाइलिक अल्कोहल, ये टर्शरी अल्कोहल, ठीक है, ये आपका टर्शरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला कौन सा अल्कोहल है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। याद रखेंगे, लाइव चैट में नहीं कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए। आइडेंटिफाई द फ्रियोन, फ्रियोन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड में से फ्रियोन कौन है? तो सर फ्रियोन क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज कॉल्ड फ्रियोन। दैट मीन्स उस कंपाउंड जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन प्रेजेंट होता है उसी को हम फ्रियोन कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा है? सर ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, यहां पे कुछ सोचना नहीं है। हेलो एल्केन हेलो एरिन में है आपका फ्रियोन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रियोन कहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपका न्यूमेरिकल आ गया एमसीक्यू में भी। इफ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1386 सेकेंड, देन द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो सर बहुत सिंपल है, अब फॉर्मूला हम जानते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। तो के पूछ रहा है, के इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ, और टी हाफ दिया हुआ है 0.693 अपॉन में 1386, 1386। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए भाई क्या है, पहले तो हम डेसिमल हटा लेते हैं, 3 प्लेस का डेसिमल है, डेसिमल हटा लो। तो इसको आप लिख सकते हो 693 अपॉन में 1386 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, देखिए कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप जितना इजी, जितना आसान तरीके से करोगे, जितना आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस रहेगा, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब इन दोनों वैल्यू को देख के मुझे समझ में आ रहा है, देखिए ये 3 2 जा 6, 9 2 जा 18 को 8 कैरी आएगा 1, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी 693 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 1/2 दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। के निकाल लेना, हाँ सेकेंड इनवर्स। तो 0.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसको क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा उसको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं इसका पीडीएफ अपडेट करा दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। The standard electrode potential, the standard electrode potential of A, B and C are प्लस का 0.68 वोल्ट, माइनस का 2.5 वोल्ट, माइनस का 0.50 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन द ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आते हैं तो आपके पास क्या रहना चाहिए, आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रहना चाहिए? तो ध्यान से देखेंगे भाई, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जिसमें आपका लिथियम होता है, हाइड्रोजन होता है और फ्लोरीन होता है। आप पूरा याद कर लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं याद कर पाते हो, ये सबसे इजी तरीका है तैयार करने का कि कौन सा ऑर्डर है, कौन क्या है, ये सब बता सकते हो। कौन सबसे स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, ये सब बता सकते हो खाली इतने कॉन्सेप्ट से। क्या याद रखना है कि सर जो लिथियम की वैल्यू होती है ना, ये निगेटिव में होती है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 होती है और फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में होती है। अगर आपने नंबर याद रख लिया कितना नेगेटिव होता है, ये और अच्छी बात है। जैसे अगर आपने याद रख लिया सर ये होता है माइनस का 3.05 के आसपास होता है, सर ये होता है प्लस का 2.87 वोल्ट के आसपास होता है, नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बस ये याद रखिएगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। दूसरी बात, सर लिथियम जो है ये क्या है, सर ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है। ये क्या है, सर ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मेटल जो है, मेटल के पास टेंडेंसी होती है किस चीज की, सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और नॉन मेटल क्या करता है सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल्स का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। मेटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहां पे आपका क्या होता है, रिडक्शन। यहां आपका क्या होता है,
रिडक्शन होता है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका किसकी तरह बिहेव करता है? तो सर जो मेटल होगा यानी जो लिथियम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो नॉन मेटल है जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्वेश्चन में क्या पूछा है? द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सबसे ज्यादा ऊपर उससे कम धीरे धीरे नीचे होता जाएगा। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा माइनस वाला है, सबसे ज्यादा माइनस वाला कौन है? माइनस का 2.54 यानी बी, यानी सी वाला ऑप्शन। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। बी सबसे ज्यादा, उससे कम सी, और सबसे पॉजिटिव वैल्यू ए की है, तो इसलिए तो ये ऑर्डर आपको जब क्लियर होगा तो आप अपने आप कर सकते हो। पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए लिथियम, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। लिथियम निगेटिव वैल्यू दिखाता है, पॉजिटिव वैल्यू दिखाता है। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट होगा। नॉन मेटल है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होगा। जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को यूं चुटकी बजाते हुए कर सकते हो। क्लियर है? अगर देखिए चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई सेशन को लाइक और शेयर करना ये आपका फर्ज है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है कि भाई एग्जाम तक के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है जहां पे एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से डिटेल में समझाया जाए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? सर बहुत आसान है, इसको तो आपने पिछले क्लास में करा भी रखा है। ये ग्लूकोज लिया, CHOH लिया, 4 टाइम्स CH2OH, किसके साथ रिएक्शन है सर? ब्रोमीन वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन है? ब्रोमीन वाटर के साथ। और ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और यह ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है? COOH, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। इसको मैंने करा रखा है पिछले क्लास वाले में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं सर? ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। और कहां पे है? ग्लूकोनिक एसिड। देखिए ये ग्लाइकोलिक है, इस पे मत आ जाइएगा, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। अ कंपाउंड CaCl2.6H2O undergoes the complete dissociation in water. The want of factor is I कितना होगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा भाई वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये तो पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा। और CaCl2 को तोड़ेंगे तो Ca का 2+ और 2 Cl- आयन मिलेगा, यानी टोटल जो आपका I हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना होगा? 3। I कितना होगा? 3, यानी D इज द करेक्ट ऑप्शन। डी जो है आपका वो सही जवाब है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज बोथ +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो आपका +1 और +2 दोनों दिखाता है। तो भाई 3D सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको एकदम याद रखना है, वो मैं अभी क्लास में कराऊंगा अगली क्लास में। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि कौन सा है, तो सर कॉपर है जो आपका +1 और +2 दोनों दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इससे कोई हैलोजन लगा होगा, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp2 होगा। और ऐसा कंडीशन किस में आता है सर? इसको हम लोग कहते हैं विनाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेंजाइल हैलाइड जब ऐसे से जुड़ा होगा, जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, एलाइल हैलाइड, तो वो आपको बताया गया है क्लास में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन चारों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आता है तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइड चेन के।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइड चेन के। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये चीज, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, प्लस जो भी दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर बना के तुरंत आप वहां पे जवाब दे सकते हो। इनका स्ट्रक्चर बनाओगे 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनामाइन, पहले वाले का स्ट्रक्चर देखिए, CH3C CH3 CH3 CH2 NH2, ये 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनामाइन है। 3 मेथिल ब्यूटेनामाइन, 3 मेथिल CH3 CH CH3 CH2 CH2 NH2, इसका बनाएंगे CH3 CH2 CH CH3 CH2 NH2। लास्ट वन पेंटेनामाइन का बनाएंगे बेटा, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 NH2। और चारों कंपाउंड में जब आप देखोगे, ये देखिए ये पहले का है, ये दूसरे का स्ट्रक्चर है, ये तीसरे का स्ट्रक्चर है और ये चौथे का स्ट्रक्चर है। चारों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सेम है, और जब मॉलिक्यूलर मास सेम है तो हमारा फोकस किस पे जाएगा? हमारा फोकस जाएगा साइड चेन पे, और साइड चेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर पेंटेनामाइन। 23 का डी वाला ऑप्शन जो है आपका यहां पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेथिल, when phenyl methyl ether is heated with hydrogen iodide then it produce, क्या बनाएगा? फेनिल मेथिल ईथर को जब हीट किया जाएगा, फेनिल मेथिल ईथर कैसे बनेगा सर? ऐसे, बेंजीन रिंग O CH3, इसको क्या किया जा रहा है? इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसको हीट किया जा रहा है, तो क्या बनता है? तो बेटा बनता है यहां पे फिनॉल, भाई रिएक्शन है तो ये याद होना चाहिए, फिनॉल प्लस मेथिल आयोडाइड यानी CH3I, मेथिल आयोडाइड। तो सर कौन सा वाला ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यानी यहां प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें मैंने यहां पे क्लियर की हुई हैं। तो एक एक बच्चा भाई सेशन को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलता रहे। और सारी क्लास बेटा रोज रात 8 बजे चल रही है, तो 8 बजे हर एक बच्चा क्लास में लाइव रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।